वेलकम एंड वेलकम बैक टू इल्म इनिशिएटिव बाय माइक्रोफोकस स्टडी सर्कल। आज का जो सेशन रहने वाला है मेरा, उस सेशन के अंदर जो एक कल्मिनेशन वाला पार्ट कह लूं तो बेहतर होगा। हम लोगों ने शुरुआत करी थी मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब होती है, कैसे होती है और इसके अंदर पुराने कौन कौन से राज्यों का समावेश किया जाता है, कौन कौन से राज्यों को इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर मैंने टेक्निकली बात करना शुरू करी थी और टेक्निकली मैंने बोला था कि प्रमुख शब्द जो यहाँ पर आते हैं उसमें एक शब्द होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ है कि किस प्रकार से पुराने राजाओं को, पुराने राज्यों को वर्तमान यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जोड़ा गया था। दूसरा एक शब्द मैंने यहां पर बात करी थी रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन, आप जेड भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। और मेरी कहानी की शुरुआत जब हुई थी तो उसमें मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश राज्य जो आज हम वर्तमान स्वरूप में देखते हैं, ये 1 नवंबर 2000 से आया है। ये पुनर्गठन के बाद आया था जब यहां से छत्तीसगढ़ को सेपरेट किया गया था। इसके पहले मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1/11/1956 में हुई थी, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र शामिल था। इसके पहले मैंने एक कहानी और कही थी कि मध्य प्रदेश राज्य का जो ये निर्माण हुआ था, इसके अंदर भूतपूर्व कुछ रियासतें और उनके ग्रुप्स, जिन्हें यहाँ पर कहा गया था यूनियंस, उनको मिलाकर बनाया गया था। सो ये स्वरूप एक भूतपूर्व मध्य प्रदेश था जिसका अंग्रेजों का नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका नामकरण मध्य प्रदेश किया गया था। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। यहां तक की कहानी में कह चुका था। कौन कौन से इलाकों को मिलाया गया था? तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, जिसको हम महाकौशल के नाम से जाना करते थे, वो हिस्सा इसके अंदर शामिल किया गया था। इसके अंदर 1956 वाले में यहाँ पर इसके अंदर मध्य भारत राज्य हुआ करता था, वो जोड़ा गया था। विंध्य प्रदेश राज्य था, वो जोड़ा गया था। भोपाल राज्य था, वो जोड़ा गया था। अब मध्य भारत और विंध्य प्रदेश ये राज्यों की यूनियन हुआ करती थी, उन्होंने मिलकर ये बनाया था। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं मध्य भारत की, हम लोग बात कर चुके हैं भोपाल की, और हम लोग बात कर चुके हैं सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार की। आज का वर्तमान सेशन मेरा जो है वो है विंध्य प्रदेश के ऊपर। 15 अगस्त 1947 को ये कहानी शुरू होती है। 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो जाता है। ये मैंने कहानी कह दी है, पहले वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अंदर लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, इसके ऊपर मैं अगला सेशन कभी लूंगा कि पैरामाउंसी किसे कहते थे और उसका असर क्या पड़ा था व्यापक तौर के ऊपर, जो लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत सारे प्रिंसली स्टेट्स, यानी राजे रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स, ये सॉवरेंटी में आ जाते हैं। 15 अगस्त को लागू हुआ था, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। डोमिनियन ऑफ इंडिया बन जाता है, ये भी हमने कहा था, डोमिनियन ऑफ इंडिया। और एक डोमिनियन बना था पाकिस्तान का, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। सो प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया, प्रेशराइज किया गया कि भाई पैरामाउंसी खत्म हो जाएगी, यानी अंग्रेज जो आपको अभी तक बचाते आए हैं, आपका डिफेंस देखते आए हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते आए हैं, वो खत्म हो जाएगा और आप अकेले पड़ जाओगे। सो बेहतर है कि आप एक्सटेंशन कर लो, एक्सेशन। सो ये जो एक्सेशन हुआ उसके अंदर 3 कोर सब्जेक्ट राजे रजवाड़ों ने 15 अगस्त या उसके पहले
सीड कर दिए, सीड यानी दे दिए। 3 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कार्य जो एक राज्य करता है। तो पहला वाला था जो मैं यहां लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से याद रहेगा आपको। कम्युनिकेशन, संचार, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, पोस्ट, जितनी भी चीजें उस समय थी, व्हाट्सएप नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था। कम्युनिकेशन के बाद में उन्होंने कहा कि आपका डिफेंस, और फाइनली उन्होंने कहा कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश, ये चीजें आप हमें सौंप दीजिए। तो किसको सौंप दीजिए? यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर या डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर राजे रजवाड़ों ने 15 अगस्त 1947 या उसके पहले साइन कर दिए। कुछ ने साइन नहीं किए थे। इसको हम इंडिया के अंदर इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, जिसमें एक भोपाल राज्य शामिल था जो 1949 के अंदर आके भारत के साथ मिलता है। तो वो प्रॉब्लम अलग थी, वो मैं पहले कह चुका हूं। अब जब यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट चले जाते हैं, ये कहानी है हमारी 15 अगस्त 1947 की। अब यहाँ सवाल उठना ये चालू होता है कि सेंट्रल इंडिया में इतने सारे राजे रजवाड़े थे और अलग अलग तरीके से राज किया करते थे, समस्याएं होनी स्वाभाविक थी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये कोशिश की गई कि इनको इंटीग्रेट किया जाए, आपस में मिलाया जाए, ताकि जो बीच में एनक्लेव सिस्टम है कि मेरा राज्य तुम्हारे राज्य के बीच में, आपस में डिस्प्यूट्स कम से कम हो सके। तो इसके तहत कुछ मीटिंग्स होना चालू होती हैं और पहला सेट बनता है हमारा मार्च के महीने में, मार्च 1948। कहा जाता है 2 से 5 मार्च कहा जाता है, मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, ये तारीखें मिला करती हैं। यहां पर एक डेलीगेशन बुंदेलखंड का और रीवा का पहुंचता है दिल्ली, बुंदेलखंड एंड रीवा स्टेट। डेलीगेशन था, कुछ लोग गए, यहाँ पर राजाओं की अपनी बातचीतें रखवाई गई कि ये हमारे टर्म्स हैं, आप अपनी टर्म्स बताइए। यहाँ पर एक था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में था, और इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर वीपी मेनन। इन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि बजाय 2 अलग अलग राज्यों को बनाने के एक ही राज्य बनाया जाए, तो उसकी कवायद शुरू होती है। वीपी मेनन साहब पहुंचते हैं रीवा और 11 मार्च को रीवा महाराज के साथ मीटिंग करते हैं। रीवा महाराज यहाँ पर अपनी टर्म्स रखते हैं कि उन्हें राज्य प्रमुख बनना है, राज प्रमुख, और रीवा रहेगा कैपिटल। इस चीज के ऊपर हम एक राज्य में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वीपी मेनन साहब पहुंचते हैं नौगांव। ये बात हो रही है रीवा की, अब वीपी मेनन साहब पहुंच रहे हैं नौगांव। तो उस टाइम पर उसका नाम अलग हुआ करता था, अंग्रेजों की एक छावनी हुआ करती थी, आज वर्तमान में छतरपुर जिले के अंदर आती है नौगांव। नौगांव पहुंचते हैं और यहाँ पर 12 और 13 मार्च को, 12-13 मार्च को मीटिंग होती है, एक असेंबली होती है बुंदेलखंड के राज्य परिवारों के साथ, बुंदेलखंड असेंबली। इसके अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत होती है, सेटलमेंट होता है। क्या क्या सेटलमेंट है, सबके साथ अलग समझौते किए गए थे, पर प्रमुख तौर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो प्रीवी पर्स किस प्रकार से होगा। प्रीवी पर्स यानी टैक्स फ्री आपको सरकार कितना पैसा देगी जब आप ये सारी चीजें सरकार के हवाले कर देंगे। तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी। और इंटरनल सॉवरेंटी जो अभी तक मिली हुई थी, 48 तक इंटरनल सॉवरेन थे, तो वो उसका क्या होगा, उसे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बात करी कि हमें हमारे इलाके के लिए एक और राज प्रमुख चाहिए, तो उप राज प्रमुख वाली पोस्टिंग आई। ये चीज मैंने मध्य भारत के क्रिएशन के अंदर भी बात करी थी। 13 तारीख को साइन होता है 13 मार्च, कोवेनेंट। और कोवेनेंट यानी ये राज्य, ये 34 राज्य हैं और प्लस एक राज्य रीवा का है।
कोवेनेंट साइन होता है कि हाँ हम सब लोग एक साथ मिलकर एक राज्य बनाने की मंशा रखते हैं, इसको कहा गया यूनियन। अब क्या बन गई? यूनियन ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। यूनियन राज्यों की नहीं थी, यूनियन राज परिवारों की थी कि हमारा जो वर्तमान में राज्य है वो सब संगठित होकर एक नया राज्य बनाने की मंशा रखते हैं। अब इसके बाद में कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है जो अप्रैल महीने में चालू होता है। सो अप्रैल के अंदर 2 अप्रैल को इसके अंदर 48 इसको साइन किया जाता है, रेटिफाई किया जाता है। साइन होते हैं, रेटिफिकेशन होता है कि हाँ ठीक है अब आप बना सकते हैं, और यहां से बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये कहानी है यहां तक की। इसके बाद में अब समस्या होनी चालू हो जाती है। समस्याएं किस प्रकार से होती है उसको समझना है, बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है सरकार चलाने में। तो अभी तक की कहानी में जो आप देख रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने राज्यों को इंडिया के साथ मिलाने का फर्स्ट स्टेज पूरा किया, जिसके अंदर वो लोग संगठित हो गए, और फर्स्ट स्टेज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक तरह से विंध्य प्रदेश को पूरा किया। रेटिफिकेशन हुआ 2 अप्रैल 1948 को। इसके बाद 4 अप्रैल से कुछ कहानी शुरू होती है। 4 अप्रैल 1948 कहानी क्या है कि 2 अलग अलग इलाके थे, बघेलखंड जो बहुत पुराना है और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं, कुछ जागीरें भी दी हैं। इनमें से कुछ राजा तोपों की सलामी वाले थे जिन्हें कहा जाता था सल्यूट स्टेट्स, सल्यूट देने वाले स्टेट्स, और कुछ थे नॉन सल्यूट स्टेट्स, ट्रीटी स्टेट्स हुआ करते थे, कुछ को सनद दी गई थी। ये मैंने मध्य भारत के अंदर भी कहानी कही थी जहां पर मैंने नाम लिया था मालकम का। यहाँ मालकम का काम नहीं होता है, इसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से कभी चर्चा करूंगा मेंस के अंदर। 4 अप्रैल 1948 को गाडगिल साहब, ये मिनिस्टर थे यूनियन में, इन्हें भेजा जाता है सरकार की तरफ से नुमाइंदा बनाकर, रिप्रेजेंटेटिव बना के कि आप इन लोगों को शपथ दिलाएं। अब 4 अप्रैल को गाडगिल साहब पहले पहुंचते हैं रीवा। रीवा के अंदर ये राज प्रमुख की शपथ दिलाते हैं। इसको कहते हैं इनॉग्यूरेशन, कि एक राज्य अपने कार्यों के साथ, अपने दायित्व के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और गिवन अथॉरिटीज के साथ कार्य करेगा। सो यहां पर गाडगिल साहब इनॉग्यूरेट करते हैं। तो रीवा के अंदर होता है राज प्रमुख साहब का, और उपराज प्रमुख साहब के लिए आप पहुंचते हैं नौगांव। उसी दिन सारे अफसर उसी दिन गए थे, और यहाँ पे उपराज प्रमुख की राज प्रमुख पद की शपथ दिलाई जाती है। नाउ राज प्रमुख रीवा महाराज मार्तंड सिंह जुदेव, महाराज मार्तंड सिंह जुदेव बनाए जाते हैं। हाँ, एक सेकेंड। ओके, सो हम बात कर रहे थे रीवा के अंदर महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव को राज प्रमुख पद की शपथ दिला दी जाती है। उसी दिन नौगांव पहुंचते हैं उपराज प्रमुख महाराज यादवेंद्र सिंह। महाराज यादवेंद्र सिंह ये पन्ना महाराज थे, इनको शपथ दिलाई जाती है उपराज प्रमुख की। पहला डिवीजन यहीं पे दिखने लग जाता है कि पॉलिटिकली जरूर मिल गए थे, एक यूनाइटेड स्टेट्स बना लिया था, बट पॉलिटिकल एम्बिशंस अलग अलग हुआ करती थी। यहाँ पर जो स्वराज वाली और पूर्ण स्वराज वाली अवधारणा चल रही थी इतिहास के पन्नों में, वहां से एक कंसेप्ट निकला था जिसे कहते हैं प्रजामंडल। और यहाँ पे रोल ऑफ प्रजामंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रजामंडल यहाँ पे किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। सो प्रजामंडल के साथ भी हमारे वीपी मेनन साहब ने भेंट वार्ता करी थी।
यहां पर अवधेश प्रताप सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जिसे वर्तमान में हम सीएम कह देते हैं। यहां पर कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया जाता है पीएम और सीएम। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों, दो पीएम दो सीएम एक राज्य के अंदर चल रहे हैं, राज्य एक है, आपस में खूब सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, और कुछ कमोबेश ये पहले सरकार देख चुकी थी जब एक कंबाइंड 1946 के अंदर जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट फॉर्म हुई थी, उसके बाद जो पहली सेकेंड कैबिनेट जब बनाई गई थी मिक्स्ड कैबिनेट, उसके अंदर कितने लफड़े हुए थे। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक सिमिलैरिटी रखने की होती है, अगर वो सिमिलैरिटी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़े आती हैं, दिशा भटक जाती है। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कन्फ्लिक्ट की। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई और ये चलता रहा, और कब तक चलता रहा? जुलाई तक। जुलाई 1948 तक ये चलता रहा। उसके बाद में जुलाई 1948 के अंदर सेंटर इंटरवीन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन करती है और सिंगल गवर्नमेंट बना देती है, वन गवर्नमेंट विद एपी सिंह एज इट्स हेड। गवर्नमेंट के राज प्रमुख सेम, उपराज प्रमुख सेम, और दोनों की कैबिनेट कंबाइन कर दी जाती है, कंबाइंड कैबिनेट बना दी जाती है कि आप काम करें, मिलजुल के काम करें, एक साथ काम करें, लेकिन फिर भी लफड़े होते रहते हैं। और ये लफड़े बहुत चरम पे पहुंच जाते हैं 14 अप्रैल 1949। यहां पर अगली तारीख आती है 14 अप्रैल 1949। देखिए 4 अप्रैल से शुरू हुआ, 14 अप्रैल अगले साल खत्म कर दिया जाता है। ये इस्तीफा दे देते हैं अवधेश प्रताप सिंह जी। अब ये कहां जाएगा? तो सरकार के हाथ में जाना था, सरकार इसके अंदर इंटरवीन करती है, बोले किसी तरह कामकाज कराया जा सके। ये वो टाइम पीरियड है जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल फेज चल रहा है, हमारे पास बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी हैं, इंटरनल समस्याएं भी हैं। अब आप सोच के देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन और उनकी पूरी टीम के पास कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई थी। सो अगला हमारे पास यहाँ पे डेट आता है 26 दिसंबर 1949। अब ये तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26/12/1949 ये हमारा फाइनल फेज है इंटीग्रेशन का। सारे राजे, सारे रजवाड़े साइन कर देते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए। और यहां पर तारीख इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा संविधान को, अगर आप बेयर एक्ट है आपके पास, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ बेयर एक्ट से, उसके अंदर अगर आप प्रीएम्बल उठा के देखेंगे, आपने तारीखें रट रखी होंगी, अगर आप सिंपल प्रीएम्बल की तारीख देखेंगे तो उस तारीख को हम कहते हैं 26 नवंबर 1949। इस तारीख को हमने अंगीकृत किया था। ओके, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 हमारा संविधान बन चुका है। ये याद रखिएगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 3 शब्द उस प्रस्तावना के अंदर, वो बन चुका है। उसके 1 महीने बाद, तो तारीखें याद करने में अगर थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो आराम से याद होती है। हालांकि कहते हैं, और मुझे भी होती थी समस्या, कि इतिहास में तारीखें सबसे ज्यादा दुखदायी होती हैं। इस तारीख को सारे राजे रजवाड़े फाइनली इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, अपनी जो इंटरनल सॉवरेनिटी थी वो भी सरेंडर कर देते हैं। ये पहला फेज होता है। अब यहां से इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करना चालू करती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करना चालू करती है। अब यहां से 1 जनवरी 1950 तक फाइनल हो जाता है। 1/1/1950 को विंध्य प्रदेश पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ जाता है। अब 1950 के अंदर शुरुआत में जब ये बनाया गया था तो इसको अप्रोक्सीमेशन में रखा गया था एज अ पार्ट बी स्टेट।
क्योंकि इसके अंदर राज्य प्रमुख थे, उपराज्य प्रमुख थे, राज्यों का यूनियन हुआ करता था। यहाँ 1/1/1950 को ये सरकार पूरा ले लेती है और 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होता है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आर्टिकल 393 में संविधान का नाम दिया गया है। 394 के अंदर ये बताया गया है कि कितने आर्टिकल 26/11/49 को लागू होंगे और पूरा संविधान कब लागू होगा। सो आर्टिकल 394 ये अभी के बवाल वाला क्वेश्चन था। इस इजी, आप मेरी वीडियोस पुरानी वाली देख सकते हैं। सो इस तारीख को इसे पार्ट सी में रखा जाता है और पार्ट सी के अंदर जब आता है तो यहां पर एक चीफ कमिश्नर एरिया घोषित कर दिया जाता है और यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसी तरह से जिस तरह से यूनियन टेरिटरीज के अंदर का काम है। तो वो आज का वर्तमान नामकरण है, पुराने समय में वो चीफ कमिश्नर कहलाता था जिसे राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट किया करते थे और वो राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट करता था। अगली कहानी बोर्ड साफ करने के बाद। अब तक की कहानी के अंदर आपने राज्यों का इंटीग्रेशन, एकीकरण, ये पूरी तरह से समझ लिया। कितनी स्टेजेस में थी? 15 अगस्त 1947 को राजाओं ने 3 सब्जेक्ट दिए थे। उसके बाद जब मीटिंग होती है नौगांव के अंदर और जो कोवेनेंट साइन होता है उसके अंदर कुछ और दिए थे और फाइनली वो लोग 26 दिसंबर, कहाँ लिखा था मैंने, ओके मिटा दिया, 26 दिसंबर 1949 को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। दैट इज दी एकीकरण वाला काम 100% कंप्लीट हो गया। अब रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो संविधान के अंदर भाग 1 के आर्टिकल 2 और 3 में से निकलता है, वो बनता है। सो अब शुरू होती है कहानी रीऑर्गेनाइजेशन की। 26 जनवरी 1950 को पार्ट सी स्टेट था, विंध्य प्रदेश नाम रखा गया था, विंध्य प्रदेश। अब इसके बाद सरकारें चुनाव के बारे में बात करती है, डेमोक्रेसी के बारे में बात करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आती है 1951 के अंदर और इस पार्ट सी स्टेट को, कुछ पार्ट थे, कुछ स्टेट्स थे जिनके अंदर इलेक्शंस की संभावना बनती थी। सो पार्ट सी स्टेट के अंदर इलेक्शंस के बारे में बात होती है, गवर्नमेंट के बारे में बात होती है और यहां पर 1952 के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और यहां पर हमारे नए सीएम बनते हैं एस.एन. शुक्ला जी, जो 4 साल तक 52 से 1956 तक रहते हैं। इनके साथ में जो चीफ कमिश्नर थे वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो यहाँ गवर्नर वाला काम नहीं था, ये अभी पार्ट सी के अंदर था। चीफ कमिश्नर विद इलेक्टेड मोनोकैमरल लेजिस्लेचर, मोनोकैमरल सिंगल हाउस, इसके अंदर 60 सीटें हुआ करती थी। बाकी इसके बारे में चर्चा फिर बाद में करेंगे। 1956 बनता है, सॉरी 1956 आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट। इसके पहले बनती है फजल अली की कमीशन, उनकी रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों को आपस में जोड़ के नया राज्य का गठन किया जाता है। सो 1956 1 नवंबर 1956 विंध्य प्रदेश को डिसॉल्व कर दिया जाता है और पूरी तरह से मर्ज कर दिया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। यहां पर मेरा फर्स्ट स्टेज खत्म होता है जहां मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके अलग अलग अंगों के बारे में कि किस प्रकार से वो मिलाए गए थे वो चर्चा करी है। भविष्य में जो मेंस के अंदर क्वेश्चन होता है मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या मध्य प्रदेश के अंदर इंटीग्रेशन से समस्याओं के ऊपर, वो मैं अलग बनाऊंगा। वो मेरा पब्लिक नहीं रहेगा, वो मेरा मेंबरशिप के अंदर रहेगा। मेंबर्स वो है जो घड़ी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।